हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ लेते हैं। पहली न्यूज़ है कि अटल के सपने को मोदी ने किया साकार। जो केन बेतवा परियोजना है, जो नदी जोड़ो परियोजना चल रही है, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा किया है। और ये पूरा जो मामला क्या है, ये जान लीजिए कि जो केन और बेतवा नदी है उसको लिंक किया गया है और इससे अब आप कह सकते हैं बिजली उत्पादन भी होगा और किसानों को भी मदद दी जाएगी। केन बेतवा लिंक के बारे में अगर हम बात करें तो ये एमपी की सर्वप्रथम योजना है, जिसकी शुरुआत जो है वो 2005 में हुई थी और इसको 231.45 किलोमीटर लंबी नहर को जोड़ने का इसमें प्रस्ताव था, जिसमें कुछ लाभान्वित जिले थे जैसे टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, झांसी इत्यादि। अटल जी ने टोटल 37 नदियों को आपस में जोड़ने का फैसला किया था, उनमें से ये एक थी, यानी कि केन और बेतवा नदी परियोजना एक थी। इसमें जो उस समय लागत आंकी गई थी वो 5,60,000 करोड़ रुपए इसमें व्यय होने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि परियोजना डिले होती गई और काफ़ी समय लगा इसमें, और लेकिन अंततः अब इसको साकार कर लिया गया है और ये सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साकार किया है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों और सरकार ने इतना बड़ा काम किया है कि इसे हिंदुस्तान के पानी के उज्जवल भविष्य के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बुंदेलखंड वासियों को भी इसमें जिम्मेदारी लेनी होगी। इस काम में इस तरीके से इन्हें जुटना होगा कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। परियोजना से लाखों लोगों को पानी मिलेगा और बिजली की भी कमी पूरी होगी, प्यास भी बुझेगी और प्रगति भी होगी। मौके पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे और दोनों राज्यों में 12 लाख हेक्टेयर भूमि में 2-3 बार इससे फसल की जा सकेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कंगना ने जीता चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार और मनोज ने तीसरा। सोमवार को जन्मदिन की पूर्व संध्या अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए दोहरी खुशखबरी लेकर आई। उन्हें फिल्म पंगा और मर्णकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। वह पहली अभिनेत्री हैं जिन्हें 2 फिल्म के लिए एक साथ राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वहीं मनोज बाजपेयी को फिल्म भोंसले और अभिनेता धनुष को तमिल फिल्म असुरन में शानदार अभिनय के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत को की जो फिल्म थी छिछोरे, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अब इसमें ये देख लेते हैं कौन सी फिल्म, इसका जो डिटेल है वो देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो दी गई है वो मरकर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, ये मलयालम लैंग्वेज में है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत, जिन्हें मर्णकर्णिका और पंगा 2 फिल्मों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी और धनुष हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान, जिन्हें फिल्म 72 हुरे के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार अभिनेत्री पल्लवी जोशी, जिन्हें द ताशकंद फाइल्स के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार अभिनेता विजय सेतुपति, जिन्हें सुपर डिलक्स के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक गायक बी प्राक, जिन्हें फिल्म केसरी गाना तेरी मिट्टी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले विवेक रंजन अग्निहोत्री को दिया गया है फिल्म द ताशकंद फाइल्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कस्तूरी। सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म गुमनामी। सर्वश्रेष्ठ हरियाणा फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती। सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द माजे। सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म रब द रेडियो 2। ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बारिश की बूंदें सहेजने का अभियान शुरू हो गया है। जिस तरीके से कल इसकी घोषणा की गई थी विश्व जल दिवस पर, अब उसकी शुरुआत भी हो गई है और केन बेतवा नदी परियोजना भी लिंक की गई है। तो ये पूरा जो कल वर्ल्ड वाटर डे था उस पर आयोजित किया गया था समारोह। जल संरक्षण की दिशा में देश ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की।
इस अभियान का लक्ष्य बारिश की बूंदों को सहेजना है। मोदी ने कहा कि मानसून आने तक मनरेगा के फंड का इस्तेमाल वर्षा जल संरक्षण की दिशा में ही किया जाएगा। विश्व जल दिवस के मौके पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म से अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में वर्षा जल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जो चिंता का विषय है। जल संरक्षण को लेकर ज्यादा जागरूकता फैलाने और ऐसे प्रयासों में जन सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून से पहले नहरों, कुओं की सफाई और जल संरक्षण को बढ़ाना होगा। देश को जल संकट से बचाने के लिए इस दिशा में तेजी से काम करना होगा और अगले 100 दिन तक हर गांव में जल संरक्षण की तैयारियों को समर्पित होने चाहिए। नेक्स्ट है, बंग बंधु को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार। सबसे पहले तो आप जानिए कि जो गांधी पुरस्कार दिया जाता है, महात्मा गांधी पुरस्कार, उसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और ये उन व्यक्तियों या संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया हो। जो पहला गांधी पुरस्कार है वो तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे को दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा से पहले सोमवार को भारत ने बंग बंधु शेख मुजिबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। वर्ष 2019 के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली गांधी शांति पुरस्कार से संबंधित समिति की पिछले शुक्रवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से बंग बंधु और सुल्तान काबूस को पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि 2 दिन में 91,000 मामले, 5 राज्यों में बिगड़े हालात। देखिए, जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है भारत में, वो चिंता का विषय है और लगातार इसमें मामलों की बढ़ोतरी हो रही है। शुरुआत 10,000 से हुई थी, 15,000, फिर ऐसे कर करके अब 2 दिन में 91,000, मतलब लगभग 45,000 मामले अब रेगुलर यानी कह सकते हैं कि डेली निकल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ठीक 1 साल पहले यानी 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर लोगों ने जनता कर्फ्यू का ऐलान करते हुए घर से बाहर कदम नहीं रखते थे। 1 साल बाद हालत फिर खतरनाक रूप ले रही है। पिछले 2 दिनों में ही करीब 91,000 नए मामले बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश से कुल 80.5% नए मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 46,951 नए मामले मिले हैं। 12 नवंबर को 47,905 केस पाए गए थे। एक दिन पहले 43,846 नए मामले मिले थे। इस तरह 2 दिन में ही 90,797 मामले मिल गए हैं। नेक्स्ट है कि अरविंद चतुर्वेदी को राष्ट्रीय जल पुरस्कार। नई दिल्ली में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में दैनिक जागरण के समाचार संपादक अरविंद चतुर्वेदी को रजत की बूंदे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 से सम्मानित करते राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र हैं। साथ में और जल संरक्षण और संवर्धन पर काम करने वाली संस्था नीर फाउंडेशन के संस्थापक रमाकांत त्यागी भी इस मौके पर मौजूद थे। अरविंद चतुर्वेदी को समाचार पत्र में मुद्दा स्तंभ के तहत समाचारीय जन जागरण अभियान चलाने के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2000 में वर्षा जल संरक्षण की तकनीक को प्रचारित व प्रसारित करने वाले योद्धा दिवंगत रजत कांत की स्मृति में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि सरकारी बॉन्ड्स की नीलामी रद्द। भारतीय रिजर्व बैंक ने बॉन्ड बाजार में आई तेजी को लेकर पिछले दिनों गंभीर चिंता व्यक्त की थी और सोमवार को सरकार ने इस हफ्ते जारी किए जाने वाले नए बॉन्ड्स को स्थगित करने का फैसला किया है। आरबीआई की तरफ से सिर्फ इतना बताया गया कि नकदी प्रवाह की स्थिति को देखते हुए 26 मार्च को प्रस्तावित नीलामी स्थगित करने का फैसला किया गया है। 26 मार्च को कुल 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स जारी होने थे, जिसमें 11,000 करोड़ के बॉन्ड्स की परिपक्वता अवधि 11 वर्षों और 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स की परिपक्वता अवधि 30 वर्षों की थी। केंद्र ने इस माह अंत तक 2.16 लाख करोड़ के बॉन्ड्स जारी करने का फैसला पिछले महीने ही किया था। इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 1 अप्रैल से इन बदलावों पर रहेगी नजर।
नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2021 से कई ऐसे नियम कानून बदल जाएंगे जिनका असर किसी न किसी रूप में आम आदमी, कर्मचारियों व कारोबारियों से लेकर पेंशन धारकों पर पड़ने वाला है। आयकर की मौजूदा दरें व स्लैब अपरिवर्तित रहने के बावजूद अगले महीने से नए श्रम कानून लागू होने के साथ ही वेतन के ढांचे में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे कर्मचारियों के भविष्य निधि में पहले की तुलना में अधिक योगदान मिलेगा। अब बदलाव जो होने हैं वो देख लेते हैं। ग्रेजुइटी अवधि घटेगी। नए श्रम कानून के तहत ग्रेजुइटी की समय सीमा भी घटाई जा रही है। फिलहाल एक कंपनी में लगातार 5 साल तक काम करने पर ग्रेजुइटी का लाभ मिलता है। अधिक पीएफ योगदान पर टैक्स। नए वित्त वर्ष 2021-22 में 2.5 लाख रुपए से अधिक के पीएफ योगदान पर आयकर के तहत टैक्स का प्रावधान लागू किया गया है। इस दायरे में सामान्य तौर पर प्रति माह 2 लाख रुपए से अधिक की कमाई वाले आयकर दाता आएंगे। बुजुर्गों को आईटीआर भरने से छूट। 75 वर्ष की उम्र पार कर चुके बुजुर्ग पेंशन धारकों को आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है। यह सुविधा केवल उन्हें प्राप्त होगी जिनका आय स्रोत पेंशन व इस पर मिलने वाला ब्याज है। एलटीसी इनकैशमेंट अवधि होगी खत्म। अवकाश यात्रा रियायत यानी कि एलटीसी वाउचर के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली छूट की अवधि 31 मार्च 2021 तक की है। ई इनवॉइस होगा अनिवार्य। बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B कारोबार के तहत 1 अप्रैल से ऐसे सभी कारोबारियों के लिए ई इनवॉइस अनिवार्य हो जाएगा जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक है। बीमा में 74% तक एफडीआई मंजूर। बीमा संशोधन जो बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% करने संबंधित बीमा संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा ने पारित कर दिया है। बीमा संशोधन विधेयक को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की बीमा कंपनियों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाना जरूरी है। बीमा कंपनियों पर कारोबार की वजह से भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ा है। बीमा कंपनियों के लिए नियमों के मुताबिक 150% की इंसॉल्वेंसी रेशियो जरूरी है। कई निजी बीमा कंपनियों के लिए यह जुटाना मुश्किल हो रहा है। अगर इसमें विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ा दी जाती है तो उसे फंड जुटाने में राहत मिलेगी। करदाता इस वर्ष 31 मार्च तक कर ले टैक्स बचाने के लिए सभी निवेश। वैश्विक कोरोना महामारी के चलते पिछले वित्त वर्ष मंत्रालय ने करदाताओं को टैक्स में छूट के उद्देश्य से निवेश करने की अवधि 31 मार्च के बाद भी कुछ समय तक जारी रखी थी, लेकिन इस वर्ष यह राहत नहीं मिलेगी। इसलिए जिन करदाताओं ने देय टैक्स से छूट के लिए अब तक निर्धारित निवेश नहीं किया है उन्हें ऐसा करने के लिए सिर्फ 31 मार्च तक की मोहलत है। इसके बाद किए गए निवेश को इस वर्ष के रिटर्न में शामिल करने का मौका नहीं मिलेगा। चालू वित्त वर्ष के खत्म होने में सिर्फ 9 दिन बचे हैं। ऐसे में 31 मार्च तक जो निवेश होंगे उन्हीं पर चालू वित्त वर्ष में देय आयकर के छूट मिलेंगे। धारा 80C में सकल कुल आय से कटौती की अधिकतम छूट 1.5 लाख रुपए तक स्वीकृत है। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। तो इसमें पहला आर्टिकल है हमारा कि उत्पादकता बढ़ाने की कठिन चुनौती, और यह आर्टिकल लिखा है अर्थशास्त्री भरत झुंझुनवाला द्वारा। केंद्र सरकार ने नया लेबर कोड यानी श्रम संहिता को लागू करने का मन बनाया है। यदि किसी श्रमिक को कदाचरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तो 90 दिन के अंदर निर्णय लेना अनिवार्य बना दिया गया है। इसी तरह 1 वर्ष से अधिक अवधि तक काम करने वालों को ग्रेजुइटी मिलने के प्रावधान के साथ अल्पकालीन श्रमिकों को वे सभी सुविधाएं देना अनिवार्य कर दिया गया है जो स्थायी श्रमिकों को मिलती है। यदि किसी कारखाने को बंद करना हो अथवा श्रमिकों की छंटनी करनी हो तो पहले 100 से अधिक श्रमिकों वाले उद्योगों को सरकार से अनुमति लेकर ऐसा करने का अधिकार था। अब यह सीमा बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दी गई है। इस पर कुछ श्रमिक संगठन आपत्ति जता रहे हैं। लेबर कोड लागू करने के पीछे यह सोच है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे।
उद्यमियों को श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रेरित करने के लिए जरूरी है कि मशीनों की तुलना में श्रम से उत्पादकता करना सस्ता पड़े। यदि एक श्रमिक पूर्व में एक दिन में 10 मीटर कपड़ा बुनता था, तो उद्यमी चाहेगा कि अब 20 मीटर कपड़ा बुने। यदि श्रमिक की उत्पादकता बढ़ती है तो उद्यमी के लिए श्रमिक से कपड़े की बुनाई करवाना ज़्यादा लाभप्रद होगा। वह मशीन से उत्पादन नहीं करना चाहेगा, लेकिन श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ श्रमिकों के रोजगार कम हो जाएंगे। जैसे 20 मीटर कपड़े की बुनाई करने में यदि पहले 2 श्रमिक की जरूरत होती थी, तो उत्पादकता बढ़ाने के बाद उसी 20 मीटर कपड़े की बुनाई करने में अब केवल 1 श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार हमारे एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं वाली स्थिति है। आज उद्योगों के लिए श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने में प्रमुख व्यवधान यह है कि उद्यमी बिना कोई कारण बताए अकुशल श्रमिकों को हटा नहीं सकता। चूंकि लेबर कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया पेचीदा हो जाती है, इसलिए उद्यमी श्रमिकों से अधिक काम लेने में असफल रहता है। डेवलपिंग इकोनॉमी पत्रिका में छपे एक पत्र के अनुसार 1978 में भारत के श्रमिकों की उत्पादकता चीन की तुलना में 47% अधिक थी, जो 2004 में चीन की तुलना में 42% कम हो गई। हमारे सामने विश्व बाजार में टिकने के लिए जरूरी है कि हम अपने श्रम की उत्पादकता बढ़ाएं। इसमें लेबर कोड प्रभावित नहीं, क्योंकि बिना कारण बताए श्रमिकों को हटाने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसमें एक संभावना है कि उन मशीनों पर अधिक दर से टैक्स वसूल किया जाए जिसमें श्रम का विस्थापन होता है, जैसे जेसीबी अथवा हार्वेस्टर। दूसरी संभावना है कि सरकारी ठेकों में व्यवस्था बना दी जाए कि अमुक कार्य मशीनों के स्थान पर श्रमिकों के माध्यम से होगा। तीसरी संभावना है कि जिस माल के उत्पादन पर श्रम का उपयोग अधिक हुआ है उस पर जीएसटी अथवा आयकर कम दर से वसूल किया जाए। अन्य तरीके भी हो सकते हैं। मूल बात यह है कि हमारे सामने कठिन चुनौती है। एक तरफ विश्व बाजार में टिके रहने के लिए श्रम की उत्पादकता बढ़ाना जरूरी है, जिसके कारण रोजगार के अवसर कम होंगे। दूसरी तरफ हमारे लिए रोजगार सृजित करना भी आवश्यक है। नेक्स्ट आर्टिकल है दक्षिण में माहौल बनाती भाजपा। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा है उगाही वसूलने के आका। ये भी जो मुंबई में घटना हुई है, ये कई बार न्यूज़ में आ चुका है। हालांकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इस आर्टिकल को भी हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी स्पोर्ट्स पेज से है कि भारत की युवा ब्रिगेड ने ISSF विश्व कप में सोमवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके अलावा पुरुष स्केट टीम ने भारतीय निशानेबाजों ने स्वर्ण अपने नाम किया है। सौरभ चौधरी और मनु भास्कर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए स्वर्ण पदक जीता है। वहीं दिव्यांश सिंह पवार और इलावेनिल क्लार्विना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आज का 23 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।